नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। मोकामा और गोपालगंज में मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्रों के लिए रवाना भी कर दिया गया है। गोपालगंज उपचुनाव में सुरक्षा को देखते हुए बिहार यूपी के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। गुरुवार को मोकामा और गोपालगंज की जनता उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगी। प्रचार का शोर थम चुका है, अब मतदान की बारी है। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। कहाँ आप लोग की ड्यूटी पड़ी है? किसान भवन नवादा। कैसे कराएंगे मतदान कल? अच्छी तरह से होगा, हम लोग प्रशिक्षण लिए हुए हैं उसका। गोपालगंज में मतदान के लिए कुल 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,31,000 से ज्यादा वोटर मतदान कर सकेंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है और यूपी बिहार के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। 100% तैयार है हम। कितने बजे मतदान होगा? मतदान 7 बजे से है, लेकिन मॉक पोल का काम 5:30 बजे से शुरू होगा और 15 मिनट हम वेट करेंगे। 5:45 के बाद हम मॉक पोल कर सकते हैं। गोपालगंज में कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी की कुसुम देवी और आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच है। मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर भी वोटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। हर चौक चौराहों पर वाहनों की जांच हो रही है। मतदान को लेकर हर एक चौक चौराहे पर पुलिस नजर आ रही है, ताकि कोई भी असंवेदनशील सामान या असंवेदनशील व्यक्ति शहर में नजर नहीं आए। मोकामा में 2,70,000 से ज्यादा वोटर हैं। वैसे तो यहाँ भी कई उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच ही है। आरजेडी से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह मैदान में हैं, तो बीजेपी से दूसरे बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी किस्मत आजमा रही हैं, जिनके भाग्य का फैसला जनता करेगी। न्यूज़ 18 के लिए मोकामा से अनिरुद्ध और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए ईवीएम लेकर मतदान कर्मी बूथों पर पहुंचने लगे हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन इससे पहले सुबह 5 बजे ही मतदान कर्मियों को मॉक पोल करने का निर्देश दिया गया है। गोपालगंज विधानसभा के कुल 3 प्रखंडों में 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 3,31,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं चुनाव कर्मियों ने कहा कि वे पूरी तरह से मतदान को लेकर तैयार हैं। गोपालगंज में कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला कल जनता करेगी। विधानसभा उपचुनाव के मतदान के अब कुछ ही घंटे बचे हैं और ऐसे में जो डिस्पैच सेंटर है वहां से ईवीएम लेकर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये मतदान कर्मी हैं जो ईवीएम लेकर जा रहे हैं और कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 6 बजे तक मतदान होगी। हम इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ है। कहाँ आप लोग की ड्यूटी पड़ी है? किसान भवन नवादा। कैसे कराएंगे मतदान कल? अच्छी तरह से होगा, हम लोग प्रशिक्षण लिए हुए हैं उसका, उसमें कोई फेलियर नहीं होगा। कितने बजे शुरू होगा? 5 बजे से। 5 बजे तो वहाँ से शुरू हो जाएगा आप लोग का मॉक पोल शुरू होगा। 7 बजे से रियल वोट शुरू होगा और 6 बजे तक चलेगा। कुछ और भी लोग हैं, शाम के 6 बजे तक मतदान होना है तो अंधेरा भी होगा, तो क्या इंतजाम किया जाएगा? प्रशासन की ओर से बताया भी गया है कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था की गई है, बिजली रहेगी, अगर नहीं रहता है तो वहाँ जनरेटर की व्यवस्था भी होगी। जैसा होगा तो कराना ही है। आपका? संजीव कुमार बर्नवाल। ये मतदान कर्मी है जो मतदान केंद्रों पर इस वक्त जो ईवीएम लेकर रवाना हो रहे हैं और ये डिस्पैच सेंटर है, थावे प्रखंड का डिस्पैच सेंटर है, डाइट भवन, जहाँ से इस वक्त जो है मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। और गोपालगंज में कुल 331 मतदान केंद्रों पर कल मतदान होना है। 3,31,000 से ज़्यादा वोटर हैं जो मतदान करेंगे। कुछ और भी यहाँ जो है कर्मी हैं जो ईवीएम लेकर पहुँच रहे हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। कितनी आप तैयार हैं जो है कल मतदान करने? 100% तैयार है हम। कितने बजे से कल मतदान होगा? मतदान 7 बजे से है, लेकिन मॉक पोल का काम 5:30 बजे से शुरू होगा और 15 मिनट हम वेट करेंगे। 5:45 के बाद हम मॉक पोल कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हरिशंकर सिंह हुआ। तो ये मतदान केंद्र के जो ईवीएम है वो लेकर जा रहे हैं और यहाँ सुरक्षा को लेकर भी जो है तैयारी पूरी की गई है और यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा भी है। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा और शाम को 6 बजे तक मतदान का आखिरी जो है समय रखा गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18।
गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव को लेकर 1400 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। डीएम ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान की अपील की है। उपचुनाव होना है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कई लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एक तो बूथ के लिए प्रत्येक बूथ पे सीएपीएफ है, साथ ही कुछ माइक्रो ऑब्जर्वर भी हैं। 2 बिल्डिंग पे हमारे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं और उनके साथ पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस बल है। उसके अतिरिक्त जो सेक्टर हैं जोनल पदाधिकारी हैं, उनके साथ पुलिस बल है। और मुझे भरोसा है कि मतदाताओं को कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। मैं आम मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे निर्भीक होकर के निष्पक्ष तरीके से मतदान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पार्टी दफ्तर आए आज 1 महीना हो गया है। जगदानंद सिंह के कार्यालय नहीं पहुंचने से जहां सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है, तो वहीं पार्टी संगठन का विस्तार भी नहीं हो रहा और न ही पार्टी का कोई काम। रिपोर्ट के जरिए जानते हैं जगदानंद सिंह की चुप्पी के मायने। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो पार्टी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछले 1 महीने से पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। 2 अक्टूबर को ही अंतिम बार वे पटना स्थित राजद दफ्तर आए थे। इस दौरान जगदानंद सिंह सार्वजनिक जगहों पर भी नहीं देखे गए हैं। यूं कहें तो 1 महीने से पार्टी का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। जगदानंद के राजद कार्यालय नहीं आने को लेकर पार्टी की अंदरूनी नाराजगी और मतभेद बताए जा रहे हैं। दरअसल जगदानंद सिंह के बयानों से पार्टी में नाराजगी बढ़ी है, ऐसी चर्चा है। जगदानंद ने 2023 में ही नीतीश कुमार को तेजस्वी को कुर्सी सौंपने का बयान दिया था। तेजस्वी ने बयान जारी कर नेताओं को सोच समझकर बोलने को कहा था। कृषि मंत्री रहे जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह के बयानों के चलते भी सवाल खड़े हुए। जगदानंद सिंह पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा और मंत्री सुधाकर सिंह हटा दिए गए। ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला संगठन और प्रदेश संगठन जल्द ही स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएगा। जगदानंद बाबू वाला जो प्रकरण है, ये राजद का नितांत 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 आंतरिक मामला है। इससे कांग्रेस का कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा गठबंधन बिहार को एक बेहतर सरकार देने के लिए हुआ है। जगदानंद सिंह प्रकरण को लेकर सत्ताधारी आरजेडी और कांग्रेस के नेता सधे अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के भीतर चल रही खींचतान पर दूसरी पार्टियां तंज कस रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही बता सकते हैं। मीडिया में उनकी नाराजगी की खबरें चल रही है। अभी तक उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों या प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं किया है। यह सब राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। किसी वर्कर, किसी नेता का बात नहीं सुनता है वो पार्टी। वो एक पार्टी, वो लालू परिवार के विरासत है, उसमें अपना बात आप कह नहीं सकते हैं। आज उसी का परिणाम है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी आज तक पार्टी कार्यालय नहीं गए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचने को लेकर आरजेडी में संकट खड़ा हो गया है। हालांकि पार्टी लालू प्रसाद यादव के इलाज के बाद सब कुछ ठीक हो जाने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या जगदानंद सिंह अब पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे या उन्होंने कोई दूसरा मन बना लिया है। उम्मीद है विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बाद जगदानंद सिंह पर कोई फैसला लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सजा याफ्ता कैदी पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के लिए पैरोल पर मंडल कारा सहरसा से बाहर आएंगे। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन को 15 दिनों की पैरोल मिली है। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया की हत्या भीड़ ने की थी और इसी मामले में साल 2007 में पूर्व सांसद आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि दिसंबर 2008 में पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। इसके बाद से डीएम कृष्णैया हत्याकांड मामले को लेकर मंडल कारा सहरसा में आनंद मोहन बंद है। अब 15 दिनों के पेरोल पर आनंद मोहन के बाहर आने को लेकर समर्थकों में खुशी का माहौल है। आनंद मोहन 15 नवंबर तक जेल से बाहर रहेंगे।
कल शाम को आईजी प्रिजन बिहार सरकार की तरफ से पत्र आ गया है जेल सुप्रिंटेंडेंट महोदय को कि 15 दिन के लिए जो है पेरोल पे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को जो है पेरोल पे बहाल किया गया है। 15 नवंबर तक के लिए पेरोल है और ये रीज़न जो दिया गया था वो है कि उनकी बेटी का एंगेजमेंट है और बूढ़ी माँ है, उनको देखना है। इस रीजनिंग पे ये प्रपोजल जो है सरकार के पास। किशनगंज में एसएसबी ने एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है। महिला को गलगलिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के लिए आईबी की टीम भी पहुंची है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला किशनगंज आखिर कैसे पहुंची और यहां से वो कहां जा रही थी। वैशाली में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के रामभद्र का है। राजेश कुमार और प्रदीप कुमार दोनों चचेरे भाई हैं और छठ के मौके पर घर आए हुए थे। इसी दौरान दोनों ने कहीं शराब पी ली, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। पहले दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया और बाद में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मधेपुरा में पुलिस का खौफ खत्म होता सा दिख रहा है। शहर का पश्चिमी बाईपास मुख्य सड़क रण क्षेत्र में तब्दील दिखा। 2 पक्षों में विवाद के बीच सड़क पर फायरिंग हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी को गोली नहीं लगी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक गोली चलाने वाले युवक फरार हो गए। मौके से 4 खोखा को बरामद किया गया है। बताया जाता है कि मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 की पार्षद रूबी कुमारी का बेटा अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान कुछ अपराधियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि धनतेरस के 2 दिन बाद कुछ लड़कों ने उनके बेटे से मोबाइल भी छीन लिया था। बाद में सामाजिक पहल पर मोबाइल तो लौटा दिया गया, लेकिन उस नंबर से दूसरे फोन में व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर परिचित लोगों से पैसे की डिमांड होने लगी। इस बात की शिकायत पुलिस में भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब दोनों सामने आए तो पहले मारपीट हुई और फिर फायरिंग की गई, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। 10 लड़का था और उसमें वो सारा वो लड़का था जो उस दिन फोन छीनने में जो था, वही सब लड़का फिर से आया और बोला उस दिन तुम हमसे मारपीट किया, फोन लिया या कुछ भी किया, आज हम तुमको दिखाते हैं। और इससे 50,000 रुपया और इसका सोना का चेन था उसके गले में वो छीन लिया और पैसा मांगा और जो भी साथ में रुपया था जो दिए थे हम सर्विसिंग के लिए, वो सारा पैसा ले लिया, इससे छीन लिया। फायरिंग जो है 5-6 राउंड हुई, क्योंकि जितनी मतलब कि वो बरामद हुई है तो उसमें पता चला 5-6 राउंड फायरिंग हुई और वीडियो भी बना हुआ है। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मुजफ्फरपुर में 20 घंटे के भीतर दूसरी बार पुलिस पर हमला हुआ है। कांटी के बाद तुर्की थाना क्षेत्र में भी शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया। कांटी में हुए हमले में एएसआई समेत 6 जवान घायल हो गए थे। मुजफ्फरपुर के पूर्वी चंपारण में भी पुलिस पर हमला हुआ है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया किस कदर बेकाबू हो चुके हैं, इसकी बानगी देखिए। मुजफ्फरपुर में 20 घंटे के भीतर 2 बार पुलिस पर हमला हुआ। मंगलवार की रात कांटी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया ने हमला किया था। हमले में एएसआई समेत 6 जवान घायल हुए थे। उत्पाद विभाग की टीम को किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। अभी इस हमले में घायल जवानों का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि तुर्की थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही पुलिस पर हमला हो रहा है। पुलिस पर हमला पूर्वी चंपारण में भी हुआ। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में ग्रामीणों ने हमला कर दिया और पुलिस की गश्ती गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सवाल है कि आखिर बार बार पुलिस क्यों पिट जाती है? क्या अपनी हरकतों की वजह से पिट रही है पुलिस? क्या बिहार में खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट।
वैशाली में फल कारोबारी से लूट के इरादे से पहुंचे बदमाश को लोगों ने दबोच लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना बिदुपुर थाना के चकरसन बाजार की है, जहां फल कारोबारी से लूट के इरादे से 3 बदमाश पहुंचे, जिसमें से एक बदमाश को लोगों ने हथियार के साथ दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। बिहार में आरएसएस का विस्तार तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में संघ की योजना बिहार के हर गांव तक अपनी पैठ बनाने की है। इसके लिए विशेष प्रयास संघ की तरफ से किए जा रहे हैं। सियासी दृष्टि से देखा जाए तो आरएसएस मिशन 2025 में जुट गया है और इसी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आखिर क्या है संघ और सियासत का ये कॉकटेल, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस बिहार में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। साथ ही प्रदेश में तेजी से शाखाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं की संख्या कोरोना काल खत्म होते ही बढ़ने लगी है। दरअसल बिहार में आरएसएस 2 भाग में बांटकर संगठन के विस्तार पर फोकस कर रहा है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। एक अनुमान के मुताबिक 2021 में 1033 जगहों पर 1405 संघ की शाखाएं लगती थी, लेकिन 2022 में 1074 स्थानों पर 1476 शाखाएं लग रही हैं। पिछले साल 533 साप्ताहिक मिलन और 97 संघ मंडली लगी थी। इस साल बिहार में 545 साप्ताहिक मिलन और 168 मंडली लग रही है। ये तस्वीरें पटना के राजेंद्र नगर मैदान की है, जहां सुबह सुबह जुटते हैं संघ के सदस्य और फिर शुरुआत होती है योग, ध्यान और मंत्रोच्चार की। 2005 के बाद से बिहार में आरएसएस की शाखाएं लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार शाखाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और राजधानी पटना में बात करें तो 100 से ज्यादा शाखाएं चलती है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के राजेंद्र नगर शाखा मैदान की, जहां पे सुबह सुबह में आरएसएस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मैदान में एकत्रित हुए हैं। तो अब कोरोना के बाद से शाखाएं बढ़ी है और 2025 तक का अपना लक्ष्य है कि जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसके हर 10,000 की आबादी पर हम लोगों ने एक बस्ती की रचना की है। तो हर बस्ती तक हमको शाखा को लेके जाना है। राजधानी पटना के दूसरे पार्क की ये तस्वीर है एसके पुरी इलाके की, जहां हर दिन संघ की मंडली लगती है और इससे जुड़े लोग भी जुटते हैं। संघ से ज्यादा लोग आखिर क्यों जुट रहे हैं, तो जवाब भी सुनिए। जिनमें भी राष्ट्रीयता की भावना होगी, जिसमें भी मानवता की भावना होगी, प्राकृतिक की संरचना को बचाने की भावना होगी और सामाजिक समरसता की जिनमें भावना होगी, वो आरएसएस को अपनाएंगे। आरएसएस स्वयंसेवक मतलब खुद को राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करना। जाहिर है बिहार में संघ का विस्तार तेजी से हो रहा है, तो सत्तारूढ़ जेडीयू और आरजेडी के नेता संघ के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी वाले लोग जो है आरएसएस के एजेंडे पर जो काम करे थे, जिस कारण हम लोग अलग हुए हैं और आज जो है समाजवादी विचारधारा के 2 बड़े दल जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी एक साथ हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूरे देश के विपक्षी दल को बीड़ा उठाए हैं एक करने का और भाजपा को हटाने का और देश को बचाने का लिए, जो देश में नफरत का माहौल खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं शाखाएं स्थापित करके अपने को मजबूत करना चाहते थे। ऐसे लोग जिस तरह से बेचैनी में है, घबराहट में है, वो स्पष्ट प्रमाण है कि समाजवादी हमेशा आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। वैसे तो बिहार में साल 2005 से ही आरजेडी सरकार के बदलने के बाद से आरएसएस अपनी शाखा में विस्तार बिहार में कर रहा है, लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार के आरजेडी से हाथ मिला लेने के बाद लगातार संघ सक्रिय है। लक्ष्य शहरी इलाकों की बस्तियों तक पहुंचने की है। गांवों तक शाखा का विस्तार का दावा किया जा रहा है। मतलब साफ है, पहले 2024 में लोकसभा और उसके ठीक अगले साल यानी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस फोकस कर रहा है।
जाहिर तौर पर संगठन के विस्तार का फायदा ही बीजेपी को आने वाले समय में मिलने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कटिहार में एक शख्स के दिलेरी की चर्चा खूब हो रही है, जहां उस शख्स ने अपने सूझबूझ और हिम्मत से न सिर्फ एक ट्रैक्टर को जलने से बचाया बल्कि आसपास आग फैलने से भी रोक लिया। हालांकि यह दिलेरी खतरनाक थी और जानलेवा साबित हो सकती थी। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में द बर्निंग ट्रैक्टर। ये रील नहीं, रियल है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। तो रियल हीरो ने दिखाई दिलेरी। आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में अब तक द बर्निंग ट्रेन का सीन देखा होगा, लेकिन अब यह बिहार के कटिहार से आई द बर्निंग ट्रैक्टर का सीन देखिए। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, बल्कि ये खतरनाक रियल सीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही तो आखिर माजरा क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल तस्वीरें कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र के सिकोड़ना गांव की हैं। यहां बिजली के तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर पर लदे जूट में आग लग गई। जूट से लदा हुआ ट्रैक्टर धूं धूं कर जलने लगा। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। लोग हाथों में बाल्टी लेकर पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। चुनौती न सिर्फ ट्रैक्टर को बचाने की थी, बल्कि आग को आसपास फैलने से रोकना भी था। अचानक एक युवक की नजर पास के एक नदी पर पड़ती है और फिर उस युवक ने चालाकी के साथ दिलेरी दिखाई और सवार हो गया उस ट्रैक्टर पर। फिर ट्रैक्टर को दौड़ा दिया नदी की ओर। लोग ट्रैक्टर के पीछे थे कि आखिर अब क्या होगा। लेकिन सूझबूझ और दिलेरी देखिए इस जांबाज की। इस रियल हीरो ने जलते हुए ट्रैक्टर को लेकर नदी में उतार दिया। यह काफी खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता था। हालांकि इस दौरान ट्रैक्टर में लदा जूट तो जलकर राख हो गया, मगर ट्रैक्टर बच गई और आग भी दूसरी तरफ नहीं फैली। अब द बर्निंग ट्रैक्टर के इस रियल हीरो की चर्चा हर तरफ हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।